नमस्कार। एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल चौरसिया। मेरे साथ अशोक कुमार पांडे हैं। काफी समय से आप लोग इनको पढ़ते रहे। इनका हिंदी साहित्य में और उसमें काफी दखल रहा है। काम बहुत लंबा चौड़ा है। अशोक जी ने कश्मीर के ऊपर दो बढ़िया बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, कश्मीर नामा और कश्मीरी पंडित के नाम से। बहुत ही तथ्य शोध पर किताबें होती हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड होती हैं, काफी एकेडमिक्स का उसमें रहता है, इनपुट्स रहते हैं। तो अशोक जी की जो नई किताब आई है, मैं उसका जिक्र कर दूं एक बार। इस नई किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा। ये किताब गांधी जी की जो हत्या की पूरी कहानी है, जो पूरी साजिश है, जो उससे जुड़ी घटनाएं हैं और लंबे समय से किस तरह से उसको योजना बनाकर अंजाम देने की पूरी चीज को एक सिरे से जोड़ती हुई चलती है और उसको एक नए समय में करने की कोशिश सामने फिर से रखती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा अशोक जी कि आपको क्यों लगा कि एक बार फिर से इन सारी तथ्यों को, इन सारी चीजों को एक सिरे में बांध कर लोगों के सामने रखना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारा समकालीन इतिहास था, जिसके जिसके ऐसे लोग अभी हाल हाल तक जिंदा थे जो उस इतिहास के गवाह थे, उस इतिहास को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करके नायकों को खलनायकों में और उसके साथ खलनायकों को नायकों में बदलने का एक पूरा काम हम देख रहे हैं। एक प्रोजेक्ट की तरह ये काम लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पिछले 4 5 6 सालों में ये काम जो है बहुत तेजी से उभर के आया है। और खासतौर पर सोशल मीडिया के उभार के बाद ये बड़ा आसान हो गया है कि आप देख रहे हैं लगातार व्हाट्सएप चल रहा है, लगातार ट्विटर पर और लगातार फेसबुक पर किस किस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं। तो एक तो ये बड़ा कारण था ही जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसको लिखा जाए। दूसरा भी आप ही ने बताया कि आपने बात किया सबसे पहले गांधी जी की जो हत्या का जो केंद्र था, जो जहां पर उस पूरी साजिश की रचना की जा रही थी, वो पुणे था, पुणे शहर महाराष्ट्र का। और उसका उसके बारे में आपने बहुत ऐतिहासिक एक संदर्भ रखा है कि पेशवाओं की राजधानी थी और वो जो ब्राह्मण जो सुपीरियोरिटी वाली एक पॉलिटिक्स थी, उसका आपने जिक्र किया है। और उससे कहीं ना कहीं जो गांधी के आने के बाद जो कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ उस ब्राह्मणवादी जो हायरार्की वाले स्ट्रक्चर में, उससे जुड़ते हैं तार कहीं ना कहीं। तो उस तार को थोड़ा सा आप अगर हमारे श्रोताओं को समझा पाए तो लोगों को, क्योंकि पर्सपेक्टिव में देखने पर इतिहास बहुत आसानी से समझ में आता है कि अच्छा इस तरह की चीजें चल रही थी। आप देखिए पुणे के बारे में, पुणे पेशवाओं की राजधानी थी, हम सब जानते हैं। शनिवार बाड़ा जो था वो पेशवाओं का केंद्र हुआ करता था। और पेशवा कौन थे? पेशवा वो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जो शिवाजी महाराज की डेथ के बाद जो उनका खानदान था उसमें पहले पेशवा बने वो, और फिर उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। वो चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। और आप जानते हैं कि चित्पावन ब्राह्मणों के जमाने में अगर उस इलाके को आप देखें तो दलितों के खिलाफ अगर जितना भयानक उस समय दिखाई देता है माहौल, उतना आपको कहीं और दिखाई नहीं देता है जी। लेकिन पेशवाओं का भी राज नहीं चलता, अंग्रेज उसके ऊपर कब्जा करते हैं। और उसके बाद पेशवाओं का जो चित्पावन ब्राह्मणों का जो पूरा वहां समूह है, उसके अंदर एक विद्रोह की बात दिखाई देती है। कॉम्प्लेक्स आ गया। जी, वो विद्रोह प्रत्यक्षता तो हमको दिखता है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों को हटाकर ब्राह्मण राज्य स्थापित करने या हिंदू राज्य स्थापित करने, एक इस तरह का हिंदू राष्ट्र स्थापित करने जिसमें ब्राह्मणों का वो वर्चस्व बना रहे, ये उसके मूल में था। अब जब तिलक उभर के आते हैं तो तिलक इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। तिलक के बाद कहीं ना कहीं उस पूरी ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स के अंदर एक ये चीज हुआ कि जो महाराष्ट्र की स्थिति हो सकती थी आजादी के आंदोलन में, वो खत्म सी हो गई। तो ये माना जाए कि वो जो महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, इसके बाद गांधी ऐसा छा गए पूरे आजादी के आंदोलन पर कि उस जो 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 एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रस्त था, जिसको ये लगता था कि वो स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी है राज का, वो इन चीजों को पचा नहीं पा रहा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे आजादी के आंदोलन में एक तरह का कब्जा करने की नीयत थी। महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ पुणे कहिए, क्योंकि पुणे तक। पुणे के अलावा जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र था वो तो गांधी के साथ खड़ा हुआ था, चाहे बंबई हो चाहे बाकी सारी जगह हो, वो उनके साथ खड़ा हुआ था। और ये प्रॉब्लम आजादी के आंदोलन पर कब्जा करने की नहीं थी। ये प्रॉब्लम ये थी कि आजादी का आंदोलन जिस समावेशी समाज की तरफ जा रहा था, हिंदू मुसलमान दलित अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की तरफ जा रहा था, वो पुणे के उन ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र की जो उनकी अवधारणा थी उसके पूरे खिलाफ था। इसलिए वो खिलाफ हुए और इसीलिए आप देखते हैं आगे जाकर वो अंग्रेजों से लड़ने की बात ही छोड़ देते हैं। सावरकर की जो पूरी राजनीति थी गांधी की हत्या तक,
वो किस तरह से अंग्रेजों के समर्थन वाली राजनीति थी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरा का पूरे जो पीढ़ी बदल गई 70 सालों में, वो बड़े आसानी से इन सब चीजों को, गांधी को गाली देने वाली तो एक पीढ़ी है ही है, सावरकर को भारत रत्न देने वाले भी पूरी एक जमात पैदा हो गई। क्या ये जानना, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सावरकर की राजनीति असल में गांधी की हत्या तक क्या थी। धनंजय कीर, जिन्होंने बड़ी भक्तिपूर्ण जीवनी लिखी है सावरकर की, वो खुद ये बात कहते हैं कि सावरकर की बहुत सारी नीतियां ऐसी थी, छुआछूत वगैरह को लेके, नास्तिकता को लेके, जिनका तिलक पंथियों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तिलक पंथियों और सावरकर की एकता का सिर्फ एक आधार था, गांधी का विरोध। तो वो जो पूरी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली राजनीति थी, उसमें जिन्ना के बराबर जाकर वो लगातार सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्लेम ये करते हैं कि मुसलमानों के नेता जिन्ना है, हिंदुओं का नेता मैं हूं, मुसलमानों को मुसलमानों का देश दे दीजिए और हिंदुओं को हिंदुओं का देश दे दीजिए। इसीलिए टू नेशन थ्योरी का भी वो समर्थन करते हैं और एक नहीं कई बार समर्थन करते हैं। जी जी। और पूरी आजादी की लड़ाई में कहीं उनका कोई रोल उसके बाद दिखाई नहीं देता। सावरकर को बचाने की, जिस किताब का जिक्र किया मलगांवकर की, उस किताब के बारे में मलगांवकर जबकि किताब जो है वो जबकि आई है कपूर कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इसके बावजूद वो तथ्यों से बहुत सारी हेरफेर करते हैं, ऐसा आपकी किताब में आरोप लगाया। तो एक तो उस आरोप, वो हेरफेर क्या है, उसकी वजहें क्या हैं मलगांवकर की किताब में। एक तो ये हो सकता है कि एक मराठा अपना एक स्वाभाविक सा एक उनका अपना सब नेशनलिज्म जो था, मराठा सब नेशनलिज्म, उससे उनका एक स्वाभाविक सा अनुराग और वो रहा हो, वो एक वजह हो सकती है। फिर भी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको वो छुपा गए, जिसको लोगों को जानना बहुत जरूरी था। मलगांवकर की किताब की जो पूरी सेटिंग है उसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाकी सब लोग तो बिल्कुल गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार थे, विलेंस थे, लेकिन सावरकर बेचारे को फंसा दिया गया था। ये मलगांवकर की पूरी किताब का टेक है। अब उसमें वो खेल क्या करते हैं, कोर्ट ने, लाल किले की कोर्ट ने और बाद में अपर कोर्ट ने जिस तरह से सावरकर को बरी कर दिया था, इस एक तथ्य की बिना पर उनकी किताब या उनकी बातों को जायज ठहराया जा सकता है। अतुल जी, पहली बात तो ये कि केवल लाल किले में उनको बरी किया गया था। पता नहीं क्यों सरकार ने अपील ही नहीं की थी उस फैसले के खिलाफ, जबकि सारे अभियुक्तों ने उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन सरकार ने अपील नहीं की थी, इसलिए केवल एक कोर्ट में गया था, पहली बात। और मैं वही कह रहा था कि लाल किले का जो मुकदमा था, उसमें जब फैसला दिया गया तो ये कहा गया, आज एक पूरी बहुत बड़ी आबादी इन सब चीजों में विश्वास करती है कि गांधी असल में खलनायक थे, उनकी वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जबकि गांधी अकेले थे जो कि ये कभी नहीं चाहते थे। 55 करोड़ रुपए, उन बातों पर जो आपकी किताब में आपने जो खोजा और पाया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अब सारा किस्सा यह है कि जब उसने कश्मीर पर हमला कर दिया कबायली वेश में, तो हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, उनको 55 करोड़ नहीं दिया जाएगा, हाँ, रोक लेना चाहिए। गांधी का दुर्भाग्य यह था कि अनशन जिस दिन था, उसके जब उन्होंने घोषणा कर दी थी, उसके एक दिन पहले वो गए मिलने के लिए माउंटबेटन से। माउंटबेटन ने यह बात का जिक्र किया, गांधी ने कहा कि आपका इस पर क्या कहना है। माउंटबेटन ने कहा यह बहुत गलत निर्णय है और अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो गांधी ने यही बात पटेल से और नेहरू से कह दी। उसके बाद पटेल माउंटबेटन से मिलने जाते हैं, माउंटबेटन उसी बात को दोहराते हैं, और फिर फाइनली जब दूसरी मीटिंग होती है तो समझ में आता है, आप समझ ही सकते हैं कि एक नए नए दो देश बने हैं और बाकायदा लिखित समझौता हुआ है। गांधी तो नहीं गए थे समझौता करने, बंटवारा तो आप लोगों ने किया था, और उस समझौते में वो रकम देने के लिए कही गई है और उसमें कोई शर्त नहीं लगाया गया, कोई राइडर नहीं लगाया गया है। जी जी। तो अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाता तो भारत की भयानक बेइज्जती होती। गांधी जी की हत्या के बाद अंबेडकर ने एक बहुत ही तल्ख पत्र लिखा है, बहुत एक संदेश भेजा है, आपने उसका जिक्र किया है, वो पत्र के बारे में बताएं। और अंबेडकर के जो वैचारिक, मतलब एक तो आमतौर पर आम आदमी के भी बारे में ये होता है कि उसकी मौत पर इतनी बेरुखी नहीं दिखाई जाती। गांधी तो फिर भी एक दूसरे दर्जे के आदमी थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। फिर भी अंबेडकर भी उसी दर्जे के आदमी थे, एक बहुत आला दर्जे के विद्वान और बहुत अजीम शख्सियत के आदमी। तो उन्होंने गांधी के मौत के बाद वो जो तल्ख लेटर लिखा है, उसकी वजह आप क्या पढ़ पाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि गांधी को गांधी होकर समझना पड़ेगा, अंबेडकर को अंबेडकर होकर समझना पड़ेगा। एक ब्राह्मण के लिए अंबेडकर को समझ पाना दूर से थोड़ा मुश्किल काम है। अंबेडकर ने आजादी की लड़ाई में उस तरह की भूमिका नहीं निभाई जिस तरह की गांधी निभा रहे थे या भगत सिंह निभा रहे थे या बाकी लोग निभा रहे थे। क्यों नहीं निभाई? क्योंकि उनके सामने उद्देश्य दूसरा था। उनको बार बार ये लग रहा था कि ये जो पार्टियां हैं ये अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टियां हैं
और अगर इनके साथ आजादी मिल भी जाती है तो दलितों के साथ अत्याचार खत्म नहीं होगा। उनको किसी भी तरह से दलितों के लिए विशेषाधिकार चाहिए थे, उनको किसी भी तरह से दलितों के साथ जो अत्याचार अनाचार होता हुआ चला आया था उससे मुक्ति चाहिए थी। और इस प्रक्रिया में बार बार ऐसा होता है कि गांधी उनको अपने अपोजिट से ज्यादा दुश्मन की तरह नजर आते हैं, ये बार बार होता है। उस व्यक्तिगत पत्र में है वो बहुत दुखी करने वाला पत्र है, मैं खुद शॉक था उसको पढ़ के, क्योंकि अंबेडकर सब कुछ है लेकिन एक बहुत विराट व्यक्तित्व है जिनको पढ़ते हुए होता है, कई बार लगता है कि यार एक आदमी इतना विद्वान कैसे हो सकता है, एक आदमी इतने सारे क्षेत्रों में इतनी सारी चीजों का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे उस पत्र में जो उन्होंने कोट किया है उसमें गलतियां हैं। तो इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके इन लोगों से बातचीत करते हैं, इन तमाम इंटरव्यूज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकर आते हैं आपके सामने, और हमें किसी से ना तो विज्ञापन मिलता है ना हमें किसी का विज्ञापन चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के भरोसे हैं, जो कि आप हैं। आपका जब न्यूज में योगदान बढ़ेगा, आपकी दखल बढ़ेगी, तो खबरें भी आपके हिसाब से बात करेंगी, जनता की बात करेंगी, आपके हित की चीजों पर बात करेंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग दें, हमारा हाथ मजबूत करें और पूरा इंटरव्यू देख पाएं।